आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, सभी सेल का जो निर्माण है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से होता है, और जब नया सेल बनता है तो वो ग्रो करेगा, यानी डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगा, और प्रिपेयर होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं सब डिवीजन के लिए प्रिपेयर होते हैं और फिर डिवाइड होकर के नई नई कोशिका बनाते हैं, जिससे सेल का पॉपुलेशन बॉडी में बन जाता है। तो यहाँ पर सेल साइकिल किसे कहते हैं, यहाँ पे वो सभी इवेंट्स या वो सभी जो इवेंट्स होते हैं सेल में, जिससे एक सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है और फिर डिवाइड होकर के डॉटर सेल बनाता है, उन सभी इवेंट्स को एक ऑर्डर सीरीज में जब हम रखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को सेल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ये क्या होता है, एन ऑर्डर सीरीज होता है किसका, इवेंट्स का, जिसके द्वारा सेल क्या करता है, डुप्लीकेट्स होता है या डुप्लीकेट कराता है क्या, अपना जीनोम डुप्लीकेट कराएगा। उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, दो डॉटर सेल्स में। उसी को किस नाम से जानते हैं, सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। द सेल साइकिल हैज टू मेन फेजेज। अगर हम किसी सेल साइकिल के फेजेज को देखें तो उसमें क्या होगा, सेल जो है डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगा और फिर डिवाइड हो जाएगा। तो जो प्रिपरेशन वाला फेज है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं, और जो डिवीजन वाला फेज है उसे यम फेज कहते हैं। तो यहाँ पर पहला फेज क्या हो जाएगा, इंटरफेज, जिसमें सेल ग्रो करेगा और अपना जीनोम क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, यानी डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगा। और दूसरा है एम फेज, ये क्या होता है, माइटोसिस फेज। इसमें सेल क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं द इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, यानी सेल का जो प्रिपरेशन है डिवीजन के लिए उसको तीन फेज में डिवाइड किया जाएगा, यानी इंटरफेज के तीन सब फेजेज होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक G1 फेज है, उसके बाद यस फेज है और G2 फेज है। G1 को गैप 1 फेज भी कहते हैं, यस फेज को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद G2 फेज, ये गैप 2 फेज होता है। तो यहाँ पर पहले G1 फेज आएगा, फिर यस फेज आएगा, फिर G2 फेज और फिर M फेज आएगा, जिससे सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इंटरफेज है इसकी बात करें, मान लो कि ये एक यूकैरियोटिक सेल का ये साइकिल है। तो इस साइकिल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यम फेज है, यम फेज के बाद यहाँ पर G1 फेज है, G1 फेज है, G1 फेज के बाद यहाँ पर यस फेज है, यस फेज के बाद यहाँ पर G2 फेज है। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है सेल में, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। यहाँ पर इसके बगल में आप देखते हैं यम फेज के बाद जो सेल बनता है यहाँ पर, वो सेल किस में चला जाता है, G0 फेज में। यानी कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो बनने के बाद कभी डिवाइड ही नहीं होता है। तो जो डिवाइड नहीं होते हैं वो किस स्टेट में चले जाते हैं, G0 स्टेट में चले जाता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं सेल साइकिल, सेल साइकिल में यहाँ पर इंटरफेज होगा और यम फेज होगा। इंटरफेज में तीन सब फेज होंगे, G1, यस और G2, और जो यम फेज होगा उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे डॉटर सेल बनेंगे। कैरियोकाइनेसिस में आप जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब होंगे, तब जाकर डॉटर सेल का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेल साइकिल चलता है, जिसमें जो बनी हुई नई कोशिका पहले G1 फेज में जाती है, फिर यस फेज में जाएगी, फिर G2 फेज में जाएगी और फिर डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाएगी। तो यहाँ पर ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टोटल जो फेजेज हैं वो अलग अलग सेल में या अलग अलग जातियों की कोशिकाओं में उनका ड्यूरेशन अलग अलग होता है, जिसमें सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा कौन सा फेज स्पेंड होता है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, तो यहाँ पर इंटरफेज। सेल साइकिल का जो इंटरफेज है वो 95% जो टाइम है वो सेल साइकिल का लेता है। अब इस 95% में आपको G1, यस और G2 फेज मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे द ड्यूरेशन ऑफ 3 स्टेजेस G1, यस एंड G2 वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज।
स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होगा, वेरीज होगा ड्यूरेशन। इट इज आल्सो वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल विद इन ए स्पीसीज, यानी किसी जातियों में सेल टू सेल या उन जातियों की कोशिकाओं में, यानी हर कोशिका में लगभग जो है इनका ड्यूरेशन कुछ अलग अलग होता है। द ग्रेटेस्ट वेरिएशन अकर्स इन द ड्यूरेशन ऑफ जीवन, यानी जो ड्यूरेशन का सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है वो किस फेज में दिखता है, जीवन फेज में। यहाँ पर हम बात करते हैं एक ह्यूमन का सेल है और ह्यूमन के सेल में सेल साइकिल को दिखाया गया। तो ह्यूमन का जो सेल साइकिल है उसका ड्यूरेशन 24 आवर्स का होता है। तो 24 आवर्स में यहाँ पर हर फेज में कितना टाइम जो है स्पेंड किया गया उसको यहाँ समझते हैं। यहाँ पर जीवन फेज जो है वो लगभग 11 आवर्स का होता है, उसके बाद यस फेज लगभग 8 आवर्स का होता है और यहाँ पर G2 फेज लगभग 4 आवर्स का होता है और यम फेज जो है वो लगभग 1 आवर्स का होता है। तो इस तरह से सेल साइकिल का टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 24 आवर्स। ये ह्यूमन की सेल की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है और डीएनए का अमाउंट चेंज होता है तो ये जो सेल है कैसे डिप्लॉयड और कैसे अपना जीनोम जो है वो डुप्लीकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई कोशिका अगर जीवन फेज में है तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 2n है और यहाँ पे क्रोमोसोम में जो डीएनए का अमाउंट है वो 2c है। उसके बाद यहाँ पर 2n और 2c, यहाँ पर यस फेज में 2c यानी जो क्रोमोसोम का या जो डीएनए का अमाउंट है वो डुप्लीकेट हो करके क्या बना लेगा, 4c। कहने का मतलब यस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा लेकिन क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, सेम रहती है। उसके बाद G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्रोमोसोम की संख्या तो 4 ही रहेगी लेकिन यहाँ पर डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझते हैं 2n मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2c का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इस चीज को आप समझेंगे। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, क्वेसेंट स्टेज की। क्वेसेंट स्टेज क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे सेल दैट डू नॉट डिवाइड इंटर इनटू G0 स्टेट, यानी बॉडी में हमारे ऐसे भी कोशिकाएं हैं जो आगे चलकर डिवाइड नहीं होती हैं, वो किस स्टेट में चली जाती हैं, G0 स्टेट में। अब वो या तो टेम्परेरी G0 स्टेट में जाती हैं या तो वो परमानेंटली चली जाती हैं। अगर टेम्परेरी जाएंगी तो आवश्यकता पड़ने पर उसमें डिवीजन हो सकता है, लेकिन अगर वो परमानेंटली G0 स्टेट में चली जाती हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर से डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो G0 स्टेट में जाने के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर डिवीजन में इन्वॉल्व हो सके उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर देखो सेल दैट डू नॉट डिवाइड इंटर इनटू G0 स्टेट, कोशिका जो डिवाइड नहीं होती है वो किस स्टेट में जाएगी, G0 स्टेट में। मोस्ट सेल्स इन आवर बॉडी रिमेन इन G0 स्टेट, हमारी बॉडी की अधिकांश कोशिकाएं किस स्टेट में रहती हैं, G0 स्टेट में। सेल्स में इंटर इनटू G0 स्टेट रिवर्सिबली का मतलब क्या है कि G0 स्टेट में जाने के बाद वापस फिर वो G2 और यस और यम फेज में इंटर कर सकती हैं। और इरिवर्सिबली का मतलब क्या होगा कि मतलब G0 स्टेज में जाने के बाद फिर वो दोबारा डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं। इफ ए सेल इंटर्स इनटू G0 स्टेज रिवर्सिबली मतलब एक बार डिवाइड हुआ, मतलब एक बार G0 स्टेज में गया और आवश्यकता पड़ने पर फिर में वो साइकिल में इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उस स्टेट को, सेल के उस स्टेट को क्या कहते हैं, क्वेसेंट स्टेट कहते हैं। उसके बाद बात आती है सेनेसेंस और अ टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट। इफ ए सेल इंटर्स इनटू G0 स्टेट इरिवर्सिबली, मतलब G0 स्टेट में सेल अगर गया तो अब वो दोबारा कभी भी डिवाइड नहीं होगा। इट इज टर्म्ड एज सेनेसेंस और अ टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट। एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारी बॉडी में कौन से ऐसे सेल हैं जो G0 स्टेट के में जाने के बाद फिर कभी भी वो वापस सेल साइकिल में नहीं आ पाते हैं। तो ये मैमेलियन स्केलेटल मसल सेल्स होता है और नर्व सेल होता है। ये सभी सेल G0 स्टेट में जाने के बाद फिर इनमें सेल साइकिल के अंदर इसकी एंट्री नहीं हो पाती है, यानी ये परमानेंटली क्या हो जाएंगे, वो स्टॉप कर देंगे अपने डिवीजन को और किस स्टेट में चले जाएंगे, G0 स्टेट में। उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के रेगुलेशन को हमें पढ़ना है।
अब यहाँ पर देखेंगे कि सेल साइकिल कैसे चलता है। जैसे G1 फेज, G1 फेज से कौन सा फेज आएगा, G1 फेज से यस फेज आएगा और यस फेज से G2 फेज आएगा और फिर यम फेज आएगा जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होकर के 2 डाटा सेल बनते हैं। अब देखो यहाँ पर हर फेज में या हर स्टेज में आपको रेगुलेशन मिलेगा, यानी कोशिका जब सेल साइकिल में इन्वॉल्व होती है तो उसमें हर फेज या हर स्टेजेज में उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलेशन के लिए तमाम प्रकार के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सेल साइकिल को हर फेज में रेगुलेट करता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो सेल साइकिल इज ए हाईली रेगुलेटेड एंड ऑर्डर सीरीज ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे G0 से G1, G1 से यहाँ पर यस, G2, M, इन हर फेजेज में क्या होगा, रेगुलेशन होगा। द इंजन्स दैट ड्राइव द प्रोग्रेशन फ्रॉम वन स्टेप ऑफ द सेल साइकिल टू द नेक्स्ट आर साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम क्या है, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस। These complexes are composed of 2 सब यूनिट्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 सब यूनिट का बना होगा, साइक्लिन का और साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज का बना होगा जिसे CDK कहता है। तो यही वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो सेल साइकिल को हर स्टेज पर क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी आप देखेंगे साइक्लिन क्या होता है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होता है और जो CDK है ये कैटालिटिक प्रोटीन होता है। और ये कैसा एक्ट करेगा, तो ये सेरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज, कहने का मतलब ये ऐसे प्रोटीन को फास्फोराइलेट करेगा जिस प्रोटीन में सेरीन रेजिड्यू या थ्रियोनिन रेजिड्यू होता है और फिर एक्टिविटी को स्टार्ट कराएगा। यहाँ पर हम देखेंगे साइक्लिन बाइंड्स टू CDK एंड कंट्रोल देयर एबिलिटी टू फास्फोराइलेट एप्रोप्रिएट टारगेट प्रोटीन। साइक्लिन क्या करता है, वो CDK से बाइंड होता है और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसकी एबिलिटी को, साइक्लिन की एबिलिटी को टू फास्फोराइलेट एप्रोप्रिएट टारगेट प्रोटीन। यानी जो जिस प्रोटीन को फास्फोराइलेट करना है उसको टारगेट करने का काम या उसको जो है फास्फोराइलेट करने का काम कौन करेगा, जब साइक्लिन CDK से बाइंड होगा। यहाँ पर हम समझते हैं कि ये एक सेल साइकिल का डायग्राम है जिसमें आप देखते हैं यम फेज है, G1 है, यस है और G2 है। यहाँ पर देखेंगे कि कोशिका एक फेज से दूसरे फेज में ऐसे जाती रहती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो M फेज है यानी कोशिका जब G2 फेज से यहाँ पर क्या है, M फेज में जब जाएगी तो यहाँ पर कौन सा साइक्लिंग और कौन सा CDK इन्वॉल्व होगा या उसे रेगुलेट करेगा। यानी हर स्टेजेज पर कौन सा साइक्लिन और कौन सा CDK उसे रेगुलेट करता है, उस डायग्राम को यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कोशिका जब यम फेज से G1 में जाएगी तो उसे कौन रेगुलेट करेगा, साइक्लिन B और CDK 1। उसके बाद कोशिका जब G1 से किस में जाएगी, यस फेज में, तो उसे कौन रेगुलेट करेगा, साइक्लिन D और CDK 4 या 6। उसके बाद जब कोशिका G1 से यस फेज में जाएगी तो कौन रेगुलेट करेगा उसे, साइक्लिन E और CDK 2। उसके बाद यहाँ पर यस फेज में कोशिका को कौन रेगुलेट करेगा, साइक्लिन A और CDK 2। उसके बाद यहाँ पर ये जो G2 फेज है, जब कोशिका यस फेज से G2 फेज में जाएगी तो उसे कौन रेगुलेट करेगा, तो यहाँ पर साइक्लिन A और CDK 1 है। तो इस तरह से कोशिका के हर स्टेज या सेल साइकिल के हर स्टेज पर साइक्लिन और CDK उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इस डायग्राम में एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि किसके किसके बीच में कौन सा साइक्लिन और कौन सा CDK कॉम्प्लेक्स मिल करके और उस स्टेज को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पर द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम की बात ये फिगर में हो रही थी। अब यहाँ पर आप कुछ पॉइंट को और देखते हैं। साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस ट्रिगर द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू यस फेज। यहाँ पे आपको समझना है साइक्लिन CDK ये G1 से यस फेज में या G2 से यम फेज में जब कोशिका जाती है तो उस फेज को कौन या उस ट्रांजिशन को कौन रेगुलेट करता है, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस उसे ट्रिगर करता है, उसे चलाता है कि वो आगे फेज में जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर कैसे ये मतलब उसे रेगुलेट करेगा, तो ये फास्फोराइलेट करता है किसको, किसी डिस्टिंक्ट सबस्टेट को, किसी डिस्टिंक्ट सबस्टेट को फास्फोराइलेट करके एक फेज से दूसरे फेज में कोशिका को क्या करेगा, आगे जाने देगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल,
यहाँ पे क्लासिकल मॉडल है सेल साइकिल के कंट्रोल का, तो उस मॉडल के अनुसार यहाँ पर देखेंगे डी साइक्लिन्स एंड सी डी के 4 या 6, ये सब डायग्राम में अभी बना हुआ है। तो डी साइक्लिन्स और सी डी के 4, 6 ये क्या करता है, रेगुलेट इवेंट्स इन द अर्ली जीवन फेज, यानी अर्ली जीवन फेज में या अर्ली जीवन फेज को कौन रेगुलेट करेगा, डी साइक्लिन्स और सी डी के 4 या 6। उसके बाद अगला है ई साइक्लिन्स और सी डी के 2, ये किसको ट्रिगर करेगा, यस फेज को। ए साइक्लिन्स एंड सी डी के 2 ये रेगुलेट करेगा किसको, कंप्लीशन ऑफ यस फेज, यस फेज के कंप्लीशन को रेगुलेट करेगा। उसके बाद है ए साइक्लिन सी डी के 1, ये सब डायग्राम में है, एंड बी साइक्लिन सी डी के 1, इट ड्राइव्स द ट्रांजिशन फ्रॉम G2 टू M, ये जो है ड्राइव करेगा किसके ट्रांजिशन को, जब कोशिका किस फेज से किस फेज में जाएगी, G2 से M फेज में जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जब कोशिका एक फेज से दूसरे फेज में जाती है तो वहाँ पर कुछ चेक पॉइंट भी काम करते हैं। चेक पॉइंट का काम क्या होता है, वो चेक करते हैं कि कोशिका अगर एक फेज से दूसरे फेज में जा रही है तो उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी है या किस चीज़ की कमी अभी रह गई है। अगर कोई कमी देखने को मिलती है तो उसको क्या किया जाएगा, फिर से रिपेयर करने का सिग्नल दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो कोशिका को एक फेज से दूसरे फेज में जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि सेल में एबनॉर्मलिटी इतनी आ जाती है कि उसमें उसको जो है आगे के फेजेज में जाने से कंप्लीटली रोक दिया जाता है, और अगर उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती है तो उसको एक सिग्नल दिया जाता है किसके लिए, अपोप्टोसिस के लिए, जिससे वो सेल क्या करेगा, अपने आप को नष्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये जो है चेक पॉइंट का काम होता है। द सेल साइकिल इज ए हाईली रेगुलेटेड एंड ए डिपेंडेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स आर सर्विलेंस मैकेनिज्म, ये पता करता रहता है कि गड़बड़ी कहाँ पर है, चेक पॉइंट दैट मॉनिटर द ऑर्डर एंड फिडेलिटी ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल के दौरान कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गड़बड़ी अगर होती है सेल के अंदर तो उसको चेक करने का काम कौन करेगा, सेल साइकिल चेक पॉइंट करेगा। और सेल साइकिल जो चेक पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई किया गया है यहाँ पर कुछ प्रकार के चेक पॉइंट को, जैसे स्टार्ट पॉइंट, जिसे ईस्ट में हम स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जो मैमल्स में होता है, तो दोनों सेम है। इट इज द पॉइंट एट विच द सेल बिकम्स कमिटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन एंड कंप्लीट द सेल साइकिल, यानी ये ऐसा चेक पॉइंट है जिसमें किसके लिए कोशिका को बताया जाता है कि वो डीएनए को रेप्लिकेट कर ले ताकि जो है सेल साइकिल आगे कंप्लीट हो सके। और इस चेक पॉइंट को कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर दो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, एक आरबी प्रोटीन और एक E2F प्रोटीन। इसकी सिग्नलिंग पाथवे होती है, और जब इसकी सिग्नलिंग होती है, इसके द्वारा सिग्नल कोशिका को दिया जाता है, तो कोशिका डीएनए को रेप्लिकेट करके और आगे जो है सेल साइकिल को कंप्लीट कराता है। उसके बाद दूसरा है स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट या इसे माइटोटिक चेक पॉइंट भी कहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पाइंडल है वो किससे अटैच होता है, डिवीजन के समय क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होता है। अगर स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम के स्पाइंडल से प्रॉपरली अटैच है तब तो उसे मेटाफेज से एनाफेज में जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर जो है सेंट्रोमियर से स्पाइंडल फाइबर प्रॉपरली अटैच नहीं है तो चेक पॉइंट क्या करेगा, उसको रोक लेगा और उसे सिग्नल देगा किसके लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मेटाफेज में स्पाइंडल फाइबर सही से क्रोमोसोम के स्पाइंडल फाइबर से अटैच या क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते हैं तो यहाँ पर दोनों पोल पर जो क्रोमोसोम का या सिस्टर क्रोमेटिड का मूवमेंट होता है उसकी संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है, और कम या ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एन्यूपोलाइडी कहते हैं। तो एन्यूपोलाइडी को रोकने का काम कौन सा चेक पॉइंट करेगा, स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट। और ये चेक पॉइंट किसके बीच में पाया जाता है, तो ये जो है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में पाया जाता है। अब आप सेल डिवीजन में मेटाफेज में समझते हैं कि सभी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर स्पाइंडल फाइबर से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपरली अटैच होंगे तभी उसे एनाफेज में जाने दिया जाएगा। उसे रोकेगा कौन, तो यहाँ पर कौन रोकेगा, ये चेक पॉइंट जिसे हम सैक कहते हैं, स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया गया है, इसको हम समझते हैं। ये स्पाइंडल फाइबर है, ये आप समझेंगे ये क्या है, स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर जाकर के किससे अटैच हुआ, यहाँ पर क्रोमोसोम से। अब यहाँ पर देखेंगे क्रोमोसोम की केवल एक ही
मतलब ये सेंट्रोमियर है और इसकी केवल एक ही एंड से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर, दूसरी तरफ स्पाइंडल फाइबर इससे जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेटाफेज से एनाफेज का प्रोसेस नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर कौन सा ये सैक मतलब ये जो चेक पॉइंट है स्पाइंडल को चेक करने वाला जो चेक पॉइंट है जिसे स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट कहते हैं, ये ऑन हो जाएगा। ये चेक पॉइंट ऑन होगा तो ये सभी प्रोटीन्स हैं, BUB3 है, MAD3 है, CDC20 और MAD2 है, तो ये सभी क्या है प्रोटीन्स हैं। अब ये सभी प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स बना करके और APC मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को क्या कर देते हैं इनएक्टिव कर देते हैं, जिससे कोशिका मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जा पाती है। अगर चली गई तो क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसकी संख्या जिस पोल पर ये मूव करके जाएगा उस पोल पर एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिका में अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, जैसे 46 क्रोमोसोम होना चाहिए 47 हो गया, तो उस कंडीशन को एन्यूपोलाइडी कहता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जब स्पाइंडल फाइबर प्रॉपर्ली अटैच है तो सैक क्या रहेगा ऑफ रहेगा, और सैक ऑफ रहेगा तो यहाँ पर जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, जैसे कोशिका मेटाफेज से किस फेज में चली जाएगी फेज में। मतलब सारे फेजेज में सेल के अंदर जो कंडीशन है वो बिल्कुल जो है करेक्ट होने चाहिए। अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो चेक पॉइंट उसे क्या करेगा रोक देगा और रिपेयरिंग के लिए सिग्नल दे देगा। अगर रिपेयरिंग संभव होगी तो रिपेयर होगा, अगर रिपेयरिंग संभव नहीं है तो उसे सिग्नल दिया जाएगा एपोप्टोसिस का, जिससे जो सेल है वो उसकी डेथ हो जाएगी। DNA डैमेज चेक पॉइंट, ये कौन सा चेक पॉइंट है, ये ऐसा चेक पॉइंट है जो क्या करता है DNA डैमेज है या नहीं डैमेज है इसको चेक करने वाला पॉइंट है। इट इन्वॉल्व्स सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इसमें पाया जाएगा, सिग्नल दिया जाएगा और सिग्नल किसके द्वारा दिया जाएगा DNA डैमेज के द्वारा। अगर कोशिका में DNA कहीं डैमेज है तो सिग्नल मिल जाएगा किसको DNA डैमेज चेक पॉइंट को, जिससे सेल को आगे के फेजेज में जाने से क्या कर दिया जाएगा रोक दिया जाएगा। इट ब्लॉक सेल साइकिल प्रोग्रेशन, सेल साइकिल प्रोग्रेशन को क्या करेगा ब्लॉक कर देगा। कब तक ब्लॉक करेगा, जब तक DNA की क्या ना हो जाए प्रॉपरली वो रिपेयर्ड ना हो जाए। ऐसे होता है अगर इतना रेगुलेटरी तरीके से सेल साइकिल ना चले तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एबनॉर्मल सेल बन सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स में ये सभी चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं जो हर फेजेज में चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सेल साइकिल स्टेज DNA डैमेज चेक पॉइंट क्लासिफाइड इनटू, DNA डैमेज को चेक करने के लिए जो चेक पॉइंट बनता है सेल साइकिल में वो यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। एक G1 यस चेक पॉइंट मतलब G1 फेज और जब यस फेज, यानी कोशिका जब G1 से यस फेज में जाने लगेगी तो वहाँ पर एक चेक पॉइंट मिलेगा। जो चेक पॉइंट एक प्रोटीन पर डिपेंड होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं P53 प्रोटीन है, जिसके द्वारा G1 और यस के बीच में एक चेक पॉइंट बनता है जो कोशिका को G1 फेज से यस फेज में जाने के लिए चेक करती है कि सारे कंडीशन प्रॉपर हैं या नहीं है। उसके बाद इंट्रा यस फेज चेक पॉइंट, मतलब ये चेक पॉइंट किसके बीच में मिलेगा केवल यस फेज में। यस फेज में चेक होगा कि मतलब DNA प्रॉपर बन चुका है कि नहीं बन चुका है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद G2 और यम फेज के बीच में चेक पॉइंट होगा, मतलब कोशिका जब G2 से यम फेज में जाएगी तो वहाँ पर भी एक चेक पॉइंट होगा। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेज में या कोशिका के अलग अलग फेजेज में ये सभी क्या होते हैं चेक पॉइंट होते हैं जो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल सेल साइकिल क्या होता है और उस सेल साइकिल के फेजेज को कैसे रेगुलेट किया जाता है उस पूरे वीडियो को या उस पूरे टॉपिक को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का पढ़ेंगे।